हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में समझा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस आता है, क्या बेनिफिट्स हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलते हैं और क्या बेनिफिट्स हमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं मिलते हैं। ये हमने अब तक समझा था पिछली क्लास में। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। भाई हमने ये तो बता दिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है तो क्या ऐसा करें कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनको भी फैसिलिटीज मिल पाए। भाई इंसान तो सब है ना। जो मैंने पिछली क्लास में आपको जो स्केल बना के दिखाया था उस स्केल में क्या आपको पता चला? यही पता चला ना कि जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, आपके पास पेड लीव नहीं है, आपको काम करना होगा, तो अगर बीमारी की हालत में कोई व्यक्ति काम करने को मजबूर है तो एक समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे सरकार की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी या जवाबदेही तो बनेगी ना। तो क्या हो सकता है या किस ढंग से हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं या उनकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा छोटा होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबको सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं ला सकती। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है कि उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है ताकि उनकी लाइफ थोड़ा बेटर हो सके और अपग्रेड हो सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, या फिर अगर वो इंक्रीज होती भी है तो बहुत ही स्लोली इंक्रीज होती है। जिस रफ्तार से हमको जॉब चाहिए उस रफ्तार से जॉब हमें नहीं मिल पाती ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसीलिए ज्यादातर जो इंटरप्राइजेज हैं आप उनको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही पाएंगे, क्योंकि वहां जा पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होते हैं। और कई बार वो ऐसी स्ट्रेटजीज एडॉप्ट करते हैं टैक्स बचाने के लिए और लॉस से बचने के लिए, जो कि लेबरर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ बात समझिएगा, बहुत सी कंपनीज, बहुत सी इंटरप्राइजेस खुद को रजिस्टर नहीं करती अपने आप को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो उनको जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, खुद को रजिस्टर करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने से अच्छा खुद को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं। अगर वो अपने आप को रजिस्टर करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो वहां जाने के बाद उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी, काम करने के घंटे तय करने होंगे, फैसिलिटीज अच्छी देनी होंगी। आप बहुत सी जगह पे जाएंगे, उन दुकानों में जाके कभी ये सोचिएगा, मान लीजिए कोई साड़ी की ही दुकान है और एक मालिक आपको दिख रहा है और दो लड़के दो लड़कियां काम कर रही हैं। आप देखेंगे कि आसपास टॉयलेट तक नहीं बना हुआ है। चलिए, लड़के, वैसे तो रोड पे किसी को नहीं जाना चाहिए, पर लड़के बायोलॉजिकली कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बेसिक बेयर मिनिमम फैसिलिटीज टॉयलेट तक भी नहीं मिलती। अब आप उस दुकान पे खड़े होकर सोचिए कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि उन्हें अपनी नेचुरल कॉल को रिलीज करने के लिए भी आसपास जगह नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे में जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे तो उनको क्या बात हुई थी हमारी, पेड लीव देना होगा और ड्रिंकिंग वाटर देना होगा, अच्छी फैसिलिटीज देना होगा, टॉयलेट देना होगा, वर्क कल्चर मेंटेन करना होगा। इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को बचा ले जाते हैं सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हुए। तो वो ऐसा जानबूझ के करते हैं। साथ ही अगर वो खुद को रजिस्टर करेंगे, उन्हें प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अपने को टैक्स बचा लेते हैं। वो सेल कुछ और दिखाते हैं और एक्चुअल सेल कुछ और होती है। तो ये सारी चीजें लोग करते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग मजबूर हो जाते हैं या बहुत से वर्कर्स ऐसे मजबूर होके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को बाध्य होते हैं।
भाई अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी तो आप बैठे नहीं रहेंगे ना कि कोई कंपनी अपने को रजिस्टर करे तब हम ज्वाइन करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करने के लिए आप फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, जो कि आपको जानबूझ के लो सैलरी पे करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए किसी दुकान में 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख आपके पास आ रहा है। अब इसमें से अगर उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो किया, सब कुछ किया, तो इसमें उन्हें प्रॉपर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर उन्होंने अपने को रजिस्टर नहीं किया तो उन्हें टैक्स नहीं देना। और प्रॉपर जो उनके साथ एम्प्लॉई हैं उनको पैसा देंगे, तो वो पैसा अगर मेंशन नहीं है तो उन्हें कम या ज़्यादा दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर कहीं पे 4 एम्प्लॉई हमने बात किया, ये पर हेड 10,000 दे रहे हैं सबको, 10-10 के हिसाब से सबको दे रहे हैं, तो इनका जो 40,000 तो अप्रोक्स इसी में चला गया। अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए, ये जो पूरा कैलकुलेशन है इसको इवेड करने के लिए वो अपने को क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं। दूसरा, पता चला इसको कभी भी उन्होंने निकाल दिया। भाई अभी हमारी क्या बात हुई थी, सीजनल बेरोजगारी की। अब मान लीजिए 40,000 लगता था, ठीक है, 40,000 पेमेंट देना होता था, और हर महीने मान लीजिए 30,000, कितना हुआ, 70,000, 30,000 मतलब 30,000 खर्च होता था जो भी माल मंगाते थे। माल मतलब गुड्स जो मंगाए जाते थे, जो भी गुड्स एंड सर्विस में चार्जेस लगते थे। अगर साड़ी की दुकान है तो साड़ी मंगाएंगे तभी तो बेच पाएंगे। अब मान लीजिए अगर ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है, रफली कैलकुलेशन, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर माल 30,000 का मंगा रहा है तो 4 एम्प्लॉय नहीं रखेगा, लेकिन हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं। तो मान लीजिए 70,000 के बाद मालिक के पास केवल 30,000 बच रहा था। अब उसके पास जब काम कम हो गया तो वो उसने क्या किया, 2 लोगों को निकाल दिया। तो क्या हुआ, ये 20,000 बच गया, वो क्या हुआ, उसकी जेब में आ गया। तो ये जो एम्प्लॉय है जो 1 लाख पा रहा था, अब तक उसकी जेब में कितना आ रहा था, पूरा 70,000 खर्च हो रहा था, तो 30,000 पॉकेट में आ रहा था। लेकिन उसे लगा कि उसे बाकी 2 लड़कों की जरूरत नहीं है जिन्हें वो 10-10 हजार दे रहा है, तो उसने उनको काम से निकाल दिया। तो क्या हुआ, पहले 30 बच रहा था, 50 बचने लगा। अब क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे तो आप ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और भी कई चीजें हैं। तो इसीलिए लोग अपने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही रखना पसंद करते हैं, जिससे कि वो अपना बेनिफिट बनाए रह सकें और कम सैलरी में काम करने को मजबूर करते हैं। साथ ही इनका लगातार एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है और प्रॉपर पे नहीं किया जाता है। अब अगर एक ही जगह पे 4 लोग काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति बॉस के ज़्यादा करीब है या मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा प्रिय है, तो उससे लोग काम नहीं कराते। तो जब उससे काम नहीं कराएंगे तो जो बाकी 3 लोग काम कर रहे हैं, बर्डन उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के बायसनेस भी देखने को मिलते हैं और ये हर जगह होता है। तो जॉब में इसकी वजह से आपको एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है। जानबूझ के आपके काम करने के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप विरोध करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं। साथ ही ये जॉब सिक्योर नहीं होती और इसमें कोई भी अलग से बेनिफिट नहीं। आप बीमार हैं, आपको कोई समस्या है, आपको तब भी जाना है काम करने के लिए, और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको जॉब से निकाल देंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन भी है, रिस्क भी है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। इसीलिए लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही 1990s में देखा गया कि ज़्यादा नंबर में, मतलब ह्यूज अमाउंट में या लार्ज नंबर में वर्कर्स की जो है जॉब चली गई ऑर्गेनाइज सेक्टर से। अब 1990 में क्यों गया, जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे भाई तो गवर्नमेंट जॉब अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए 1990s के बाद जब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से हटे तो उनको फोर्स किया गया क्या करने के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम में अपनी नौकरी करने के लिए।
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर हम ऐसे ही बात करें रफली, अगर वो व्यक्ति 1 लाख उसकी इनकम थी, ठीक है, उसमें से उस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, तो वो एजुकेशन में तकरीबन 20,000 पर हेड खर्च कर रहा है। अच्छी सिटी में है, मतलब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो 2 बच्चे हैं, एजुकेशन में वो आदमी 20,000 खर्च कर रहा है। उसका अपना होम लोन चल रहा था जिसमें वो आराम से 20,000 पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, भाई अगर 4 लोगों का परिवार है तो पर हेड अगर 5,000, मैं बहुत कम कर रहा हूँ, 10,000 होना चाहिए, पर अगर 5,000 पर हेड भी खर्च होने लगा तो 20,000 जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या खरीद ली, कार खरीद ली, तो महीने का 5,000 उसका जाने लग गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, आजकल हर घर में 3-3 4-4 मोबाइल है, सबके रिचार्ज का खर्चा, तो सारे रिचार्ज वगैरह मिला लिए गए तो ये भी आ गए 5,000। तो धीरे धीरे करते करते कितना हो गया, 20, 40, 60, ये लगभग 70,000 का खर्चा बन गया, ठीक। अब ये व्यक्ति ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1 लाख की नौकरी कर रहा था और इसका 70,000 का खर्चा था, ले दे के 30,000 इसकी बचत थी। अब अचानक से इसको नौकरी से निकाला गया, हटाया गया और कहा गया कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाइए। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला व्यक्ति इसी की इक्विवेलेंट स्किल पे इसको 50,000 ऑफर कर रहा है। अब सोचिए, जो आदमी ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकल के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, जिसकी 1 लाख इनकम थी, जिसके खर्चे ही 70,000 थे महीने के, अचानक से उसे 50,000 पे लेकर के आ गए। तो अगर ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है तो वो व्यक्ति अपने खर्चों का क्या करेगा। अभी तो हमने देखा ना कि 70,000 उसका खर्चा था, तो उसे अपनी जो नीड्स हैं उसे कम करना पड़ेगा। साथ ही अगर उसने कहीं ईएमआई लोन वगैरह ज़्यादा ले रखा है तो उसके ऊपर अब प्रेशर आएगा, बर्डन आएगा। अब उसकी मजबूरी है, वो जॉब नहीं छोड़ सकता। अब जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको यहीं पे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये मजबूरियां हैं। और आपको लो अर्निंग, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी से कम पे आपको हायर किया जाएगा। हर कंपनी ये सोचती है कि आपकी जो स्किल सेट है, आपके जो स्किल्स हैं, उससे कम में आपको हायर करें और अपना पैसा बचाएं। हालांकि उनको पता होता है, लेकिन गिनी चुनी कंपनियां हैं जो ये जान जाती हैं कि सामने वाले के पास स्किल सेट ज़्यादा है तो वो उसको महंगे पे ऑफर करके उठा लेती हैं। ऐसा कम होता है, लेकिन होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जितने आपके स्किल्स हैं उससे कम में कंपनी आपको हायर करने की कोशिश करती है। तो आपको मजबूरी में लो अर्निंग्स में जाना पड़ा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा ज़्यादा पैसे पे थे। अब उतने आपको निकाला तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उतने में ही आपको आधा पैसा दे रहे हैं। स्किल्स वही, आदमी वही। तो इससे फिर क्या है, एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू होता है। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की। लेबर हो, वर्कर्स हों, उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले जिससे कि वो सुरक्षित रहें। कई बार ऐसा देखा गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही, या मान लीजिए कोई फैक्ट्री चलती थी, उस फैक्ट्री में 50 लोग काम करते थे, वो किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा हो, अचानक से वो फैक्ट्री बंद हो गई, तो जो 50 लोग काम कर रहे थे अब वो कहाँ जाएंगे। तो आप कभी कभी देखेंगे ऐसे, जैसे ये आदमी की फोटो दिखाई है, कभी कभी लोग रोड पे ऐसे ही 20-50 पुड़िया लेके या कोई सामान लेके एक ठेले में बैठ जाते हैं, 1-1 रुपए की टॉफी लेके बैठ जाते हैं। अगर आप उनका मार्जिन जोड़ेंगे तो शायद पूरे दिन का मार्जिन 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन काम करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास कोई अदर बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो उसी सिचुएशन में काम करने के लिए मजबूर हैं। कई बार आप देखेंगे वो रिक्शा खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब क्योंकि आपको अगर किसी चीज को बेचना भी है तो पहले उसे खरीदना होगा। अगर बल्क अमाउंट में आप खरीद नहीं पाएंगे तो उसे बेचेंगे कैसे। वो अभी हम इकोनॉमी में नहीं पढ़ेंगे, आगे पूरा पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर आपको एक बिजनेस डालना भी है तो उस बिजनेस के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई चीज़ है, कोई जगह लेनी पड़ेगी, आप रेंट पे लेंगे, उसका हर महीने का पैसा देंगे, माल मंगाएंगे, उसका पैसा देंगे,
फिर जो आपका बिजनेस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका किस लोकेशन में है, किस सिचुएशन में है, किस लोकेलिटी में है, वो उस हिसाब से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी चीजें सब कैलकुलेशन में आती हैं। तो अगेन वही सवाल आता है कि कौन है वो वल्नरेबल लोग। वल्नरेबल से मतलब है, आप सुभेद्य कह सकते हैं, संवेदनशील कह सकते हैं, या जो लोग हाशिए पे हैं उनको कह सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब ये पूछ रहा है कौन ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो रूरल एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है वो मेनली है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। भाई जो लोग गांव में रह रहे हैं जिनके पास अपनी जमीन है तो अपनी जमीन पे खेती कर लेंगे या किसी से करवा लेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास खेती के लिए जमीन ही, वो अपना पैसा कहाँ से लेकर के आएगा, वो मंथली पैसा कहाँ से आएगा जिससे कि वो अपना जीवन संभाल सके, जिससे वो अपनी बेयर मिनिमम फैसिलिटीज को फुलफिल कर सके। साथ में ऐसे लोग, मान लो कोई कुम्हार है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। लोहार मतलब जो लोहा पीटता है, कुम्हार मतलब जो चाक पे मिट्टी पे बनाता है। मैं उनकी, मैं कला की बात कर रहा हूँ, जाति की नहीं बात कर रहा। कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई मोची है, कोई इस तरह के अलग अलग जो व्यवसाय कर रहा है, और वहां के हिसाब से उसे उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना उसके जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? और 80% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं। उनके पास बहुत मीडियम लेवल की जमीन है या बहुत छोटी जमीन है या जमीन है ही नहीं। तो ऐसे में वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर पाने में सक्षम हैं। तो इनको जरूरत है, अगर इन फार्मर्स को सपोर्ट करना है तो जरूरत है कि इनको डिलीवरी ऑफ सीड्स समय से, अच्छे सीड्स मिले, एग्रीकल्चर इनपुट मिले, इनको क्रेडिट, क्रेडिट से मतलब है इनको पैसा मिले, जिससे कि ये अपना जो भी खेती करने के लिए जिस पैसे की जरूरत है उसे निवेश करें। व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या है कि उसे करने के लिए पहले आपको पूंजी चाहिए। अब जब आपको पूंजी चाहिए तो आप क्या करेंगे, वो पूंजी कहाँ से आएगी, पहले सबसे बड़ी समस्या यही है। अब अगर आप किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं तो वो इतना ज्यादा ऋण लगा, मतलब इतना ज्यादा ब्याज लगा देगा कि आप उसका मूलधन भरते भरते ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। उसे हम ऋण चक्र कहते हैं कि आप उसका मूलधन ही नहीं भर पाएंगे, बाकी ब्याज तो देते ही रहेंगे। तो एग्रीकल्चर इनपुट में उनके हाथ पे पैसा आए, समय से उनको बीज मिले, उनको जब प्रॉपर, जब कटाई का समय है, बुआई का समय है, प्रॉपर सपोर्ट मिले, मशीन अवेलेबल हो, उसके बाद उनके पैदावार होने के बाद उन्हें बेचने की व्यवस्था उपलब्ध हो पाए। अर्बन एरियाज में अन अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल एरियाज का था। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर बेसिकली आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। कैजुअल वर्कर्स होंगे जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग पीली टोपी लगा के काम करते हुए रोड में दिखते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर मान लीजिए फ्लाईओवर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो जो भी पट्टे पर दिया जाता है और जो लेबर्स काम कर रहे होते हैं, वो लेबर्स रेगुलर लेबर नहीं होते, मतलब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं होते, वो दिहाड़ी पर काम कर रहे होते हैं डे टू डे में। साथ ही जो आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपके स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी लोग ठेला लगाते हैं, जितना भी आपका स्ट्रीट फूड मिलता है, जितना भी आपके सब्जी वाले हो गए, जितना भी आपके फल वाले हो गए, ये सब किस में आएंगे? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। जो लोग सामान अपने सिर पर ढोते हैं, कपड़े बनाते हैं या कबाड़ बीनते हैं, ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। आपने अक्सर देखा है कबाड़ वाले आपके दरवाजे से जाते हैं तो आवाज देते हुए जाते हैं, या कई बार लोग एक बोरा लेकर के आते हैं, उसमें सारी प्लास्टिक जो आपके आसपास की होती है उसे बिनकर लेकर चले जाते हैं। साथ ही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है।
जिससे कि उसे सही दाम पर रॉ मटेरियल मिले और वो बाजार में जाकर बेच पाए। पहले आप लेंगे तभी तो देंगे ना। तो अर्बन एरियाज में जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के माध्यम से सही समय पे उनको रॉ मटेरियल मिल जाए और मार्केटिंग के लिए आउटपुट मतलब जो उनका आउटलेट है वो मिल जाए। तो इसीलिए चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, दोनों जगह के ऑर्गेनाइज सेक्टर को दोनों जगह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट की जरूरत है गवर्नमेंट के। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस वाले आते हैं, किसी का ठेला ऐसे करके पलटा देते हैं और कई बार कहा जाता है कि ये अवैध अतिक्रमण है या ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे इनको हटाना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास अपनी सिक्योरिटी है, अपनी जगह है, तो ये दिक्कत नहीं होगी। और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं किस कास्ट के हैं? वो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, जो अपने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। भारत में जाति भी एक भूमिका निभाती है। तो ऐसे में कह रहा है कि एससी कम्युनिटी के लोग हैं जो ज्यादातर सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, एससी कम्युनिटी में भी ऐसी क्लास है जिसने अच्छे पद और प्रतिष्ठा पर खुद को काबिज किया हुआ है, या अच्छे अच्छे पदों पर अभी भी एससी कम्युनिटी के लोग हैं। तो हालांकि जाति विशेष पे तो ये नहीं टिप्पणी की जा सकती, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया तो संभवतः उसका जो जीवन स्तर है वो खराब होगा और उसे सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इन वर्कर्स को डे टू डे लाइफ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप रहते हैं, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति की पहचान उसके ओहदे से नहीं होती। हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन हम उसे कैसे बुलाते हैं? सब्जी वाला, दूध वाला, अखबार वाला। वाकई में वो उसका नाम नहीं है, लेकिन हम उसके काम को ही उसका नाम बना देते हैं। और कई बार ऐसे भी जाहिल और गंवार लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इन लोगों के साथ बदतमीजी करने का मन करते हैं। हमेशा अपना व्यवहार अपने से नीचे तबके के लोगों के लिए अच्छा रखें, ये चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति अगर ऑटो चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, सब्जी का ठेला लगा रहा है, दूध बेच रहा है या अखबार डाल रहा है आपके घर में, तो इनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, तमीज से पेश आएं और अच्छे से बात करें। तो इसीलिए इनको डे टू डे लाइफ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लोग अपने को ऊपर मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनके साथ बुरा करते हैं। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास के लिए हमको जरूरत है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को सपोर्ट करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब टॉपिक आता है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ, ये आखिरी टॉपिक है हमारा। अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। उसके बाद हमने बात किया कि कैसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए सिक्योरिटी और सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कि सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हम किसे कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 1990 में लोगों की जब जॉब गई तो वो ऑर्गेनाइज से उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने के लिए मजबूर किया गया। तो सवाल फिर वही आता है कि पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप वही समझाने की कोशिश कर रहा है। ओनरशिप से मतलब है कि कौन ओन करता है, या ऐसे कहें कि कौन मालिक है। मालिकाना हक से यहाँ पर मतलब दिया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब भी क्लासिफाई करने की बात आएगी तो यहाँ पर सवाल उठता है कि एसेट्स को कौन ओन करता है। तो जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, thus government owns most of the assets and provide all the services।
तो हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, जमीन होगी तो गवर्नमेंट की होगी, सैलरी है तो गवर्नमेंट से आ रही होगी। जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेजरी से आता है पैसा, वो अभी हम बजट जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उनको पैसा ट्रेजरी से आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जितनी भी वहाँ के एसेट्स हैं, चाहे वो जमीन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो सारे एसेट्स जो हैं गवर्नमेंट के होते हैं, और जितनी भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो इसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि जितने भी एसेट्स हैं उसकी ओनरशिप किसके पास है? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के पास। यहाँ पर बॉस कौन है? प्राइवेट सेक्टर में बॉस कौन है? कोई व्यक्ति होगा या कंपनी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में ये अंतर है। जब पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है तो वहां पर सारे एसेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और सारी सर्विसेज गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, और ठीक उसी तरह जब प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सब की सब ओन कौन करेगा? वो सब की सब ओन करेगा कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी ओन करता है। मान लीजिए रेलवेज है या पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, और कंपनीज जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं। ये क्या है? कंपनी है। ये प्राइवेटली किसी पर्सन के द्वारा ओन की जाती हैं, या कंपनी है जो कि कभी क्या कहते हैं, संस्था के नाम पे भी हो सकता है या चैरिटी के नाम, मतलब अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। वो कंपनी है या इंडिविजुअल है, इन्हीं के जो एसेट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। तो जिन कंपनीज के नाम दिए हैं ये प्राइवेट में है। जैसे आप इंडिया में ट्रेन नहीं खरीद सकते कि आप कल को कहते हैं कि मैं अपने नाम की ट्रेन खरीदूंगा और मैं क्या है मथुरा से दिल्ली अपने नाम की ट्रेन चलाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर में आएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आप ट्रेन नहीं खरीद सकते कि आप ट्रेन खरीद के अपनी ही ट्रेन चलवाएंगे, उससे टिकट वसूलेंगे। लेकिन अब जो हाल में ही जो बातचीत हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कि प्राइवेट कुछ कुछ स्टेशन हैं जो प्राइवेट लोगों को हैंडलिंग या ऑपरेशन के लिए दिए जा रहे हैं, दोनों में फर्क है। वहां का टेंडर निकाल के लोगों को काम करने के लिए देना वो प्राइवेट कंपनी को, वो एक अलग चीज है। जबकि अगर रेलवे की बात किया जाए तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, क्योंकि रेलवे को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो आज भी आप देखेंगे अगर ये ट्रेन है आपकी, तो उस डिब्बे में आप देखेंगे 1A, 2A, 3A, स्लीपर और जनरल। अभी भी अगर आप इसको कोई ट्रेन मान लें तो ट्रेन में आज भी ये सिचुएशन है कि हर हर लेवल का डिब्बा है। ये एसी होगा, इसकी फैसिलिटीज अलग होंगी, 2 सीट होंगी, आमने सामने है, 2A में अलग फैसिलिटीज है, 3A में अलग है, स्लीपर में अलग है, जनरल में अलग है। इनका किराया कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए यहाँ का किराया आपका 3000 है, तो यहाँ का किराया आपका मान लीजिए 2000 होगा, यहाँ का किराया आपका 1000 होगा। वही आप स्लीपर में चले जाएंगे तो किराया आपका मान के चलिए कि 500 होगा, और वही आप जनरल चले जाएंगे तो ये किराया आपका 150 के आसपास होगा। और अगर यही ट्रेन हम प्राइवेट को दे दें, क्या होगा? अगर हम प्राइवेट को ये ट्रेन दे देंगे तो प्राइवेट कहेगा मुझे मुनाफे से मतलब है। यही फर्क है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। जब गवर्नमेंट काम करती है तो वो पब्लिक वेलफेयर में काम करती है। जब हम अभी पॉलिटी पढ़ेंगे, जब हम संविधान में पढ़ेंगे, तो हमारा जो स्टेट है वो सोशलिस्ट स्टेट है, समाजवाद की संकल्पना की बात करता है। तो ऐसे में मतलब हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं कि हमें सबका, हमें समावेशी विकास चाहिए। हमें ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का फायदा देखें। जबकि जो प्राइवेट ओनरशिप की कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा रन की जाती हैं, उनका पहला और सबसे बड़ा मोटिव फायदा है। वो कंपनी को ऑपरेट करते हैं फायदे के लिए। जबकि गवर्नमेंट जब किसी चीज को ऑपरेट करती है तो वो जनता के लिए करती है।
एक ही ट्रेन में आपको प्रीमियम फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, ठीक है, आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिल रही है, बढ़िया एसी मिल रहा है, आप लेट के जाइए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको गरीबों को भी फैसिलिटी दी गई है। वरना कल को ऐसा होने लगेगा कि अगर मान लीजिए 10 ट्रेन चल रही हैं, ठीक है, एक ट्रेन ये हो गई, अब अगर मान लीजिए इस तरह से ट्रेन चलने लग जाएं कि एक ट्रेन है गरीबों की ट्रेन है, एक ट्रेन है अमीरों की ट्रेन है, अगर इस तरह से क्लासिफाई कर दें तो मान लीजिए कि अगर ये ग्रीन वाली अमीरों की ट्रेन है तो बाकी दो ट्रेनों को हम रोक देंगे, ये मिडिल, मतलब हम कहते हैं कि ये लोअर क्लास की है, ये मिडिल क्लास की है और ये अपर क्लास की है। अगर आप प्राइवेट को मतलब रेलवे अगर आप प्राइवेट को सौंप देंगे तो वो ऐसी फैसिलिटीज बना देंगे और वो कहेंगे कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास की ट्रेन को रोक दो। एक ही डेस्टिनेशन में, एक ही जगह मथुरा से दिल्ली पहुंचने में ही इस ट्रेन को मान लीजिए लग जाएगा 7 घंटा, चाहेंगे कि इसको सीधे डायरेक्ट पास दो, इसमें सारे अमीर लोग बैठे हैं, इनको सबको। फिर कहेंगे अच्छा ये मिडिल क्लास वाले हैं तो इनको ठीक है 15 घंटे में पहुंचाओ, अच्छा ये मतलब बेकार गरीब लोग हैं, लोअर क्लास वाले लोग हैं, इनकी कोई वेटेज नहीं, तो इनको तुम एक काम करो 20 घंटे में पहुंचाओ। तो कल को अगर ऐसी फैसिलिटीज बना दी जाए तो क्या होगा। इसीलिए रेलवे को प्राइवेट को नहीं दिया जाता, या जो भी देश की मशीनरी जो देश को चलाने के काम आती है वो कभी भी प्राइवेट को नहीं दिया जा सकता। अब कल को कोई कहे कि पुलिस प्राइवेट को दे दीजिए, अगर पुलिस प्राइवेट को दे देंगे तो फिर तो कोई जस्टिस बचेगा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप अगर पुलिस ही दे देंगे तो ना तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो जो जिस व्यक्ति ने खरीद रखा है उसी के लिए काम करेगी, भाई सैलरी तो वही देगा। तो ये फर्क है प्राइवेट और पब्लिक में। इसीलिए देश के एसेट्स हैं जो हमेशा कुछ एसेट्स गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, और जब गवर्नमेंट के पास हैं तो फैसिलिटीज अच्छी दे पाते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू करप्शन प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार को जाना पड़ा, जिससे कि बेटर फैसिलिटीज सिटीजन तक पहुंच पाए। तो इसीलिए अगर आप किसी कंपनी को देंगे तो इस तरह वाले हालात हो जाएंगे कि 7 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे जाना एक ही जगह है, समय इसलिए ऐसा लग रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पास रेलवे है तो इसीलिए ये सिचुएशन है कि ट्रेन एक ही है, उसमें अलग अलग डिब्बे लगे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट है। आप चाहें तो बिना रिजर्वेशन के डायरेक्ट टिकट लेके चले जाएं, रिजर्वेशन के साथ जाएं, या फिर आप इसके साथ जाएं, एसी के साथ जाएं, तो आप जा सकते हैं। यहाँ सर्विसेज लेने के लिए हमको इंडिविजुअल कंपनीज को पैसा देना होता है प्राइवेट में। इसीलिए अभी जो मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर का केवल मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता, गवर्नमेंट पैसा कमाती है टैक्स के माध्यम से और उसके अदर तरीके भी हैं, जो वो सर्विसेज देती है उसके बदले वो पैसा लेती है। लेकिन वही बात मैंने अभी फिर से दोहराऊंगा कि अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट दे रही है तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करेगी, उसके पास अदर और एस्पेक्ट्स भी हैं। रेलवे कई सालों तक इसीलिए घाटे में भी रहा। साथ ही जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है वो अलग अलग एक्टिविटीज में अपना पैसा स्पेंड करती है जिससे कि उसके पास पैसा आए। अभी बजट टॉपिक हमारे में नहीं है तो हम उधर नहीं जाएंगे कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है, कैसे करती है, क्या है, वो चीज़ें अभी हम नहीं देखेंगे। अभी केवल हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। और प्राइवेट सेक्टर बहुत सी ऐसी चीज हैं जो सोसाइटी के लिए जरूरी हैं, जैसे मैंने अभी आपको रेलवे का ही उदाहरण दिया। बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो हमको रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, फायदा। अगर नहीं भी होगा तो मान लीजिए अगर प्राइवेट ही ट्रेन चलाने लग जाए कल को, तो वो क्या करेगा, 1 ए के ज्यादा डिब्बे, मान लीजिए अगर टोटल आपके 10 डिब्बे लगे हैं किसी ट्रेन में, तो वो क्या करेगा कि एसी जितनी भी कोचेज हैं वो एसी कोच को कर देगा 8 और स्लीपर और जनरल को कर देगा एक एक। तो ये क्या होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करेगा।
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? बेसिकली कि जो भी लोग हैं समान स्तर पर सबके साथ समान व्यवहार हो। अभी जब हमने फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 टू 18 की बात करेगा या वहां हम देखेंगे, तो यहाँ पर समान स्तर पर न्याय मिलना जरूरी है। इसीलिए पता चला एसी का 8 डिब्बा लगा दिया, स्लीपर का एक, जनरल का एक। प्राइवेट को देंगे तो वो ऐसा ही करेगा क्योंकि उसको फायदे, वो अपना फायदा सोचेगा। इसीलिए गवर्नमेंट को दिया है कि वो सबके बारे में सोचते हैं, मतलब सोचेंगे ही। साथ ही जो भी फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, वो सब आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलती हैं। अगर आपके घर के सामने कहीं ओवर ब्रिज बन रहा है तो हो सकता है उसको बनने में 100-200 करोड़ का खर्चा आया हो। अगर गवर्नमेंट कह दे कि इसी सोसाइटी या लोकलिटी के लोगों से सारा पैसा हम लेंगे, तो उसका एक्सपेंस बियर कर पाना ही पॉसिबल नहीं होगा आम जनता के लिए। इसीलिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत सरकार सबसे टैक्स लेती है पूरी, और उस हिसाब से लोगों को फैसिलिटी देती है। साथ ही कभी भी प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस तभी चल सकता है जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब धीरे धीरे क्या है कि बहुत सी चीजें जहां लाइसेंस की जरूरत होती थी किसी एक बिजनेस को ओपन करने के लिए, धीरे धीरे सरकार ने उसको कम किया है या वन विंडो सिस्टम बना दिया है कि एक ही विंडो से आपका सारा क्लियरेंस होकर के आपको मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इजीली बिजनेस किया जा सकता है। तो सरकार की पूरी कोशिश होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जितना प्रोडक्शन करेगा और जितने लोग उसमें शामिल होंगे उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और जब देश के लोग कमाएंगे तो फिर वही वो टैक्स देंगे। और गवर्नमेंट का काम बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडर है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को उसी कॉस्ट पर बेचा जाए जितने पर उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो क्या होगा? तो बहुत सी ऐसी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जो कि शट डाउन हो जाएंगी। मान लीजिए बिजली पर यूनिट हमको मिलती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है कोई चीज 10 रुपए की है लेकिन सरकार आपको कितने में दे रही है? 7 रुपए में। 3 रुपए वो अपनी जेब से डाल रही है। अब वो एक अलग बात है कि स्टेट 1.5 रुपए डाल दे, सेंटर 1.5 रुपए डाल दे, वो एक अलग चीज है। पर मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर बिजली 10 रुपए पर यूनिट है, कितने की है? 10 रुपए पर यूनिट है। अब उसको उन्होंने क्या किया? 7 रुपए कंज्यूमर को दे दिया, और जो 3 रुपए है वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। भाई जो कंपनी आपको बिजली देगी उसको 10 रुपए यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है, तो जितने पे वो पैदा कर रही है, जितने पे वो प्रोड्यूस कर रही है, उससे कम में तो आपको नहीं देगी। लेकिन सरकार, आपका बिजनेस चलता रहे, इसीलिए सरकार कहती है काम करो, 7 रुपए, 7 रुपए तुम लो, 3 रुपए हम दे देंगे। तो इससे क्या है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े और उसका बिजनेस प्रॉपर चलता रहे। जैसे गांव में खेती के लिए सिंचाई की जरूरत है, तो सिंचाई के लिए पानी जमीन से निकालना पड़ता है, तो उसे बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज देती है कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर आपका खेती हो या किसी और चीज के लिए आपको जब जरूरत है, तो उससे कम चीज, कम दाम में वो चीज आपको मुहैया कराती है। चाहे आपके जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हों, सरकार सब कुछ कम कीमत पर मुहैया कराने का काम करती है। इसीलिए अफोर्डेबल रेट में सबको प्रोवाइड कराने का काम गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट इस हिस्से का जो कीमत है उसको अपनी तरफ से अदा करती है। ठीक उसी तरह जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर से व्हीट एंड राइस का जो
जो खरीदा जाता है, मान लीजिए जो भी फसल खरीदी जाती है वो सरकार किसानों से एक वाजिब रेट में खरीद लेती है, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। साथ ही जिस रेट पे खरीदा, मान लीजिए सरकार ने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी और उसे खरीद के 2 रुपए किलो में या 3 रुपए किलो में वापस जनता को दे दिया, तो ये कहाँ से दिया? ये टैक्स से दिया। ये कहाँ से आएगा? अगर गरीब व्यक्ति तक, जो लोग अभी हम पढ़ेंगे एपीएल बीपीएल क्या होता है, पॉवर्टी से नीचे कौन है, बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और कब हम उस रेखा को कैसे तय करते हैं चीजें हम देखेंगे। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे का कोई व्यक्ति है और वो अपने लिए राशन खरीद पाने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसकी तो भूख से मृत्यु हो जाएगी। तो सरकार उसको कम दाम में खाना देने का काम करती है। पता चला मार्केट से किसान से गवर्नमेंट 20 रुपए में खरीदती है, वही राशन 2 रुपए केजी या 3 रुपए केजी वो लोगों को दे देती है उतने में ही। तो ये जो अब जो बीच का मार्जिन आएगा, मान लीजिए यहाँ की वजह से 18 रुपए जो बीच का मार्जिन आया, अगर 2 रुपए केजी दे रही है तो यहाँ 18 आया, यहाँ 17 आया, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये सरकार देगी। सरकार कहाँ से देगी? टैक्स से देगी। यही फर्क है। इसीलिए हमें सोशलिस्ट नेशन कहा जाता है कि हम एक तरफ से लेते हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनको देने का काम भी किया जाता है। अभी हमने बिजली का उदाहरण दिया और यहाँ पर आपको फसल का उदाहरण है कि पहले गोडाउन में रखते हैं, फिर उसे लोअर प्राइस पे सेल कर देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा फूड सिक्योरिटी जो चैप्टर है क्लास 9th में। अगर नहीं पढ़ा तो क्लास 9th वाला जो प्लेलिस्ट है वहां जाइएगा, क्लास 9th में फूड सिक्योरिटी चैप्टर खोल के पढ़ लीजिएगा। ठीक। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों को सपोर्ट करने का काम करती है। एक तरफ वो किसानों को भी पैसा देती है कि लो बीज डाल दो, यहाँ पर प्रॉपर ट्रैक्टर ले लो, हार्वेस्टर ले लो, थ्रेशर ले लो, उसके बाद इसमें जो खाद डालना है वो ले लो, जो उर्वरक डालना है उसके वो भी ले लो, मतलब सारा पैसा हमसे ले लो, लेकिन फिर जब बिकेगी तब भी हम तुम्हें मदद कर देंगे। तो सरकार किसानों की मदद करती है, और जब वो बेचा जाएगा उसके बाद फिर वापस बिकने के लिए मार्केट में आएगा तो फिर हम कम दाम में दे देंगे। तो वो क्या है, सरकार फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी दोनों तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सरकार का यही काम है। और इसीलिए अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये चीजें होंगी तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा सिर्फ पैसा, मनी मनी, सिर्फ हमें अपने फायदे से मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इसीलिए सरकार की बहुत अहम भूमिका होती है आम आदमी के जीवन में। साथ ही ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर होती है, लगातार जिस पे पैसा सरकार खर्च करती रहती है। उसमें से एक है हेल्थ है, उसके बाद है एजुकेशन है। इसीलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री ये जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना क्या है? लोगों को हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए, बीमा कवर देने के लिए। एजुकेशन क्या है? उसके लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया है। ये सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को सपोर्ट करने का काम करती है। साथ ही स्कूल्स को चलाना और उसके साथ ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल खोल दिया और छोड़ दिया। इसके लिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाली। ये क्यों आई थी? कि पढ़ाई के तरीके को परिवर्तित किया जा सके और अच्छी शिक्षा दी जा सके। साथ ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम सिस्टम में किया जा सके। और कहीं ना कहीं हमारे पास इलिटरेट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर विश्व की बात किया जाए, वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा अपने ही पास इलिटरेट पॉपुलेशन है, मतलब कि जो पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे असभ्यता की ही निशानी है कि जब आप किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको हर जगह थूका हुआ मिलेगा। जहाँ पर लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पर जाकर के लोग सुसु करके आ जाते हैं। तो ये हमारे असभ्यता की निशानी है। जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तो उसके बाद भी हम सभ्य हों। पढ़े लिखे अनपढ़ भी आपको मिल जाएंगे।
ठीक उसी के साथ ही भारत में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो मेल नरिश्ड हैं और उसमें से क्वार्टर ऐसे हैं कि जो बीमार रहते हैं। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, बहुत से बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, सिर्फ दाल रोटी चावल खा लेने से एक डाइट प्रॉपर नहीं मिलती है। पोषित रहने के लिए, कुपोषण से बचने के लिए, अपने हाइट और वेट को प्रॉपर बढ़ा लेने के लिए आपको एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए भी सरकार काम करती रहती है। इसीलिए मध्याह्न भोजन का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को मिड डे मील दिया जाए और साथ में उनके प्रोटीन का भी ध्यान रखा जाए कि उन्हें प्रोटीन भी मिले। साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का सीधा सा मतलब है कि नवजात शिशु का जन्म के दरमियान या जन्म लेने के 1 साल के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा ही है। साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे साफ पीने का पानी, रहने के लिए अच्छा घर और अच्छा खाना जिसमें न्यूट्रिशन हो। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराए। हालांकि सरकार लगातार इस दिशा में काम करती रहती है कि जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी थाली में भी खाना बना रहे। इस संदर्भ में लोग प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ करते हैं। जब भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि जो पैकेट मिलता है, खाने का जो पैकेट मिलता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की ही फोटो बनी होती है, हमेशा मोदी जी की फोटो रहती है, जो भी आपके तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर होंगे उनकी फोटो होती है। तो जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से चल रही हैं, या जिन लोगों के, जिन गरीब लोगों से मैं मिला या जिनसे मैंने बात किया, जिनके पास खाने को नहीं था, उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। तो मैंने उनसे बातचीत की काफ़ी देर। मैंने कहा क्या बात है, क्यों इतना मोदी जी की तारीफ कर रहे हो, क्या एक ही सरकार के पक्ष में बात कर रहे हो? मैंने काफ़ी देर बातचीत की। तब पता चला कि उन्होंने बताया कि 2 साल कोविड के दौरान प्रशासन की तरफ से उनको जो बैग मिलता था वो मोदी जी के नाम का ही था और उसमें मोदी जी की फोटो बनी होती थी, जिसकी वजह से उनको लगता था कि मोदी जी स्वयं साक्षात उनकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए लोग कई बार उनको भगवान भी कहते हैं, वो एक अलग पहलू है। तो और जब मैंने बातचीत की तो लोगों के पास गैस नहीं थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों तक गैस गई। लोगों के पास शौचालय नहीं था, लोगों के पास शौचालय बनवा के दिया गया या उतनी धनराशि दी गई। तो एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त रूप से धनराशि खर्च की जाती है। ये एक अलग बात है कि ऊपर बैठा, शीर्ष पे बैठा नेता ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचार की वजह से नीचे तक लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। ये एक समस्या देश में विद्यमान है, लेकिन इससे निपटने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। इसीलिए सरकार से सुशासन की ओर बात की जा रही है। सरकार न्यूनतम, सुशासन अधिकतम, तो ये गवर्नेंस है। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 6th 7th में भी अब गवर्नेंस के टॉपिक्स को डाला गया है नए वाले सिलेबस में। तो गवर्नमेंट का यही काम है कि वो आपको रोटी कपड़ा मकान दे। इसीलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ये सब लगातार चलती रहती हैं, जिससे हर व्यक्ति के आवास का सपना पूरा हो सके और उसको अपनी सिर छुपाने के लिए सही जगह या छत मिल सके। तो अगेन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अभी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पढ़ा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए क्या क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है, और साथ ही पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है, पब्लिक सेक्टर कितना जरूरी है हमारे लिए, गवर्नमेंट किस तरह की फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करती है, साथ ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है या किस तरह की कमियां हैं, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
जो टॉपिक नहीं समझ में आता वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।